सुप्रभात बच्चों। मेरा नाम राहुल कुमार प्रजापति है। मैं आज क्लास 7th की ज्योग्राफी लेसन 1 का फुल समरी बताने जा रहा हूँ, और वो भी हिंदी में। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि उस टॉपिक को हमें हिंदी में बताइए, हिंदी में समझाइए। तो आज मैं उसी परिप्रेक्ष्य में डीएवी की क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट। आखिर पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जिसमें हम रहते हैं, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वो पर्यावरण है। पर्यावरण जो है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि जिसमें हम रहते हैं यही पर्यावरण हमें भोजन उपलब्ध कराता है, यही पर्यावरण हमें पानी देता है, और इसी में हम सांस लेते हैं। आप बिना भोजन के 2 दिन, बिना पानी के 2 दिन रह सकते हो, लेकिन एयर के बिना 2 दिन नहीं रह सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती कहाँ हैं? ये सारी की सारी चीज़ें आपको इन्वायरमेंट में मिलती हैं। इसलिए पर्यावरण जो है बहुत आवश्यक है। और यदि हम इसके प्रकार की बात करें, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, देन इट इज़ 2 टाइप। ये 2 प्रकार का होता है, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल यानी प्राकृतिक पर्यावरण एक ऐसा पर्यावरण है जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, यानी इसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है, मानव का इसमें रोल नहीं है। जैसे आप मैदान की बात कर लो, पर्वत की बात कर लो, पठार की बात कर लो, ये सारे के सारे पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण है, नेचुरल इन्वायरमेंट है। और दूसरा इसका जो भाग है उसे हम मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। यानी जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसका निर्माण मानव ने किया है, चाहे वो आपके क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड हो, डेस्क हो या बिल्डिंग हो, ये सारी की सारी चीज़ें मैनमेड है। या किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया लोगो ही क्यों ना हो, वो मैनमेड होता है। अब प्राकृतिक पर्यावरण यानी नेचुरल इन्वायरमेंट के 2 भाग हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट भी 2 भागों में बैठा हुआ है, एक फिजिकल है, दूसरा बायोलॉजिकल है। फिजिकल को हम भौतिक बोलते हैं, जिसमें आपका लैंड वगैरह आता है, ठीक है। लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये फिजिकल इन्वायरमेंट है। और जिसे हम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं, इसमें जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे प्लांट है, मानव है। मानव तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है इस बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो ये 2 इन्वायरमेंट है नेचुरल इन्वायरमेंट के, फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी एक में कोई चेंजेस होती है तो दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस हो तो इसका इम्पैक्ट जो है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट पर होगा ही होगा। जैसे 6 सितंबर 2014 को 6 सितंबर 2014 को जम्मू कश्मीर में फ्लड आया था, जिसके कारण जो जम्मू कश्मीर में एक झेलम नदी है, उस नदी के किनारे जितने लोग बसे हुए थे उनको अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। तो ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये सडन चेंज है। सडन बहुत सारे ऐसे चेंज होते हैं जो बहुत सडन होते हैं, जैसे ज्वालामुखी किसी स्थान पर आ जाए, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, वॉल्केनो अर्थक्वेक, ये सडन चेंज होते हैं। और कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो बहुत धीमे धीमे होते हैं, जैसे मिट्टी की एक लेयर का निर्माण होने के लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं, एक पतली सी लेयर का निर्माण होने में। तो ये रहा आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि पर्यावरण के कितने क्षेत्र हैं। तो 4 स्फीयर ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के 4 भाग हैं। एक लिथोस्फीयर है,
एक एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है और बायोस्फीयर है। तो इसके 4 स्फीयर्स हैं, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। तो इसके लिए मैं एक कोड बताता हूँ आपको, बहुत ईजिली आप इस बात को समझ जाओगे। लिए हो भाई, ली मीन्स लिथोस्फीयर, ए मीन्स एटमॉस्फेयर, हो मीन्स हाइड्रोस्फीयर और भाई मीन्स बायोस्फीयर। तो आप इस बात को इतनी अच्छी तरह से समझ सकते हो जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, और हेडिंग तो चुटकियों में याद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं लिथोस्फीयर की। आपको ये फिगर दिख रहा होगा जिसमें पृथ्वी के अंतरतम भागों को काटा गया है, जैसे सेंट्रल पार्ट से लेकर ऊपरी भाग तक काटा गया है। तो जिस पे हम रहते हैं वो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, और ये ह्यूमस से भरपूर है, और ऊपर से लेके 100 किलोमीटर तक जो है बहुत ही उपजाऊ भाग होता है पृथ्वी का, और ये मानव के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी भाग में, सबसे ऊपरी भाग में ही मानव ढेर सारी क्रॉप्स को उगा पाता है, चाहे वो राइस हो, पल्स हो, बीट हो, यानी बहुत सारी चीज़ों को उगाता है। और इसी के बाद सेंट्रल पार्ट होता है। सेंट्रल पार्ट में क्या है? सेंट्रल पार्ट जो है उसको सीमा बोलते हैं, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। और अपर वाले पार्ट में जो पहला पार्ट है उसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। इसीलिए पहले पार्ट को सियाल बोला जाता है, और जो बीच वाला पार्ट है उसको सीमा बोला जाता है। और जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें आयरन और निकल की बहुत अधिकता होती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? नीफे। ठीक है, तो इस तरह से पृथ्वी की संरचना जो है लिथोस्फीयर में आती है। ठीक है, चाहे और इसके ऊपर जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये सब के सब लिथोस्फीयर में आएंगे। वो पूरा का पूरा स्थल मंडल जो है इसी से संबंधित है। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर की। जो सेकेंड लेयर है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में ये है क्या? ये एटमॉस्फेयर का अर्थ है स्फीयर ऑफ एयर, यानी इसमें ढेर सारी गैसें होती हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि 78% जो है इसमें नाइट्रोजन है, 20.9% ऑक्सीजन है, आर्गन का परसेंटेज 0.90 है, और अदर गैसेस जो है 0.17 है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। तो अलग अलग गैसें अलग अलग मात्रा में हैं। इसमें जो गैस कम है उसकी भी इम्पॉर्टेंस कम नहीं है, उसकी भी इम्पॉर्टेंस बहुत है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पृथ्वी को गर्म रखता है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो हमारी पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी जैसे कि स्नोबॉल हो जाए। ठीक है, तो हर एक गैस का अपना अपना अलग इम्पॉर्टेंस है। वहीं नाइट्रोजन को पौधों की जड़ें बहुत अच्छी तरह से ले लेती हैं। ऑक्सीजन हमारे द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो हमें ऑक्सीजन जो मिलता है वो पेड़ों से मिलता है। तो पेड़ों का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, और इसी के साथ साथ पृथ्वी से सटे हुए ढेर सारे मंडल भी हैं, जैसे क्षोभ मंडल हो गया, जैसे ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है। ये सारे के सारे मंडल जो है एयर के जो लेयर है, एयर के ही लेयर है। ठीक है, ये पृथ्वी से सटे हुए मंडल होते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है एटमॉस्फेयर का एक भाग है। ठीक है, और इस एयर की जो मात्रा है वो पृथ्वी से लेकर पृथ्वी पर 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक में मिलता है एयर, मगर केवल 32 किलोमीटर की हाइट पर उसका 99% भाग केंद्रित होता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये आपको याद रखना होगा, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ये एयर जो है बहुत डायनेमिक होता है, क्योंकि बिना एयर के आप रह ही नहीं सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर का अर्थ स्फीयर ऑफ वाटर से है, यानी वाटर का जितना क्षेत्र होता है।
आखिर ये हम वाटर देखते कहाँ हैं? ये वाटर हम पृथ्वी पर देखते हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है, इसीलिए पृथ्वी को वाटर प्लैनेट बोलते हैं। और पृथ्वी पर जो है 71% जो है वाटर जो है मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है ये देखिए, रिवर में है, लैक में है, सीज़ में है, ओशन में है। और अगर हम पृथ्वी को 2 बराबर भागों में अगर बांट दें तो जो सेंट्रल से ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और सेंटर से निचला भाग जो होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो ऊपर वाले भाग में यानी उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 43% जो है वाटर मिलता है और जो नीचे वाला भाग है उसमें 53% जो है वाटर मिलता है। इसके अलावा भी वाटर है जो है कि वाटर वेपर के रूप में है, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है और जो है आइस के फॉर्म में है, जिसे हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, तो रिवर, लैक यानी बहुत सारे फॉर्म में ये वाटर मिलता है। ठीक है, तो ये ही हाइड्रोस्फीयर है, इसी को जल मंडल कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर जो है ये स्फीयर ऑफ लाइफ है, यानी जहाँ पर जीवन है वही स्फीयर जो है बायोस्फीयर है। विश्व में जो है पृथ्वी, ये वर्ल्ड, ये पूरे संसार में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है पृथ्वी का, विश्व में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। अदर प्लैनेट पर आप चले जाओगे तो वहाँ जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी को हमें बचाना है। सेव अर्थ, सेव लाइफ। और ये बायोस्फीयर बनता किससे है? प्लांट, एनिमल और बहुत सारे माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे जीव जो होते हैं, इनसे जो है बायोस्फीयर मिलके बना होता है। और हमारा जो मानव है, जैसे हम लोग हैं, वो मैन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस बायोस्फीयर। यानी बायोस्फीयर में सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है मानव है। इसी में वो क्षमता है कि सब कुछ बदल देता है। ये फॉरेस्ट एरिया को काट कर अपना घर बना लिया है, जो कि फॉरेस्ट आप जानते हो ना, फॉरेस्ट जो है जंगली जीव जंतुओं का घर रहा है, मगर मानव ने क्या किया है, उसको क्लियर करके वहाँ पर जो है अपना घर बनाता चला जा रहा है, जंगली जानवरों का शिकार करता चला जा रहा है। और इसी से तंग आकर हमारी गवर्नमेंट ने जो है क्या किया, एक एक्ट पारित कर दिया था जिसे हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का नाम देते हैं, जो कि 1972 में पारित किया गया था। और इससे बायोडाइवर्सिटी को बहुत बल मिला। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी है और इसे हमें उस तरह से यूज करना है, उस तरह से इसका विदोहन करना है जिससे फ्यूचर जनरेशन इसका यूज कर पाए। ऐसा ना हो कि हम ही से यूज कर रहे हैं और ये बर्बाद होती चली जाए। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।